Concept of Physics H.C. Verma Volume 1 Chapter 3 Rest and Motion Kinematics शॉर्ट आंसर टाइप सॉल्यूशन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 पर विचार करते हैं। फिगर 3Q1 ये है आपका फिगर 3Q1, यहाँ लिख दीजिए। ये है फिगर 3Q1। ये दिखाता है कि x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ टाइम। ये वाला x कोऑर्डिनेट हुआ, ये फंक्शन ऑफ टाइम को बता रहा है। और ये जो है x जो आप देख रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, ऊपर वाला नीचे वाला टाइम बता रहा है। इसमें ये भूल नहीं करना है कि ये x एक्सिस है, नहीं ये x एक्सिस है। ये x लिखा गया है डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो ये जो ग्राफ है वो क्या है, मतलब कहने का मतलब कि ये जो ग्राफ है वो आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो फाइंड द साइन, मतलब x एक्सिस के अलोंग ये x एक्सिस कर रहे हैं vx एंड ax एट t इक्वल टू t1, t इक्वल टू t2 एंड t इक्वल टू t3 पे। मतलब वेलोसिटी बताना है और एक्सीलरेशन बताना है कि उसका जो है आपका क्या साइन होगा, किस तरह का वेलोसिटी होगा। तो चलिए सबसे पहले ये T1 पॉइंट पे विचार करते हैं। ये आपका T2 पॉइंट है और ये मेंशन कर दे रहा हूँ ये T3 है। तो जैसा कि जानते हैं कि मान लीजिए कि ये जो स्लोप है एट पॉइंट T1, ये T1, ये एट पॉइंट T1 है यहाँ। तो ये जो स्लोप होगा इस अगर x एक्सिस के साथ बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। इस तरह से बनेगा तो ये dx/dt जो मिलेगा हमें वो क्या होता है। देखिए वेक्टर का साइन नहीं लगा रहे हैं, आप चाहे तो लगा सकते हैं। तो ये क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ठीक है, दरअसल वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट है तो ऐसे लिख देंगे, लेकिन मैं साइन नहीं लगा रहा हूं, इसको नजरअंदाज कर रहा हूं। क्योंकि हम लोग को यहाँ पे समझना है। तो ये जो स्लोप x एक्सिस के साथ हुआ, ठीक है, x एक्सिस के साथ जो स्लोप है वो dx/dt है। तो कहने का मतलब कि ये जो स्लोप है कुछ इस तरह का है। अगर इसको हम देखेंगे तो ये क्या है, थीटा जो है वो लेस देन 90 है, x एक्सिस के साथ 90 डिग्री से कम है। तो इस स्थिति में मान लीजिए स्लोप है तो इसको tan थीटा लिखा जा सकता है, tan थीटा। तो जब थीटा का मान 90 डिग्री से लेस हो तो tan थीटा क्या आता है, tan थीटा तब पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, tan थीटा पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये जो वेलोसिटी की बात है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी। अब एक चीज बात है कि वेलोसिटी क्या कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यहाँ 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 इंक्रीज कर रही है। तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो जाएगा, इंक्रीजिंग बढ़ रहा है। अब चूंकि तो यहाँ पे जो हम लोग Vx देख रहे हैं वो तो क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। अब Ax एक्सीलरेशन की बात
कर रहा है। तो एक्सीलरेशन में क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए कि जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स भी यहाँ क्या है, पॉजिटिव है। एक्सीलरेशन भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, इसको समझने के लिए एक और तरीका है। ये क्वेश्चन नंबर 11 हल कर रहे हैं। मान लीजिए क्यों बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ रहा है तो इसके लिए यहाँ पे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी उससे अधिक यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो ग्रेटर देन हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। और जब हम ए की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल वी बाई डेल टी, ऐसा लिखते हैं ना। तो इसको आगे क्या लिख सकते हैं, v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई डेल टी। तो जब फाइनल वेलोसिटी बड़ा है इनिशियल से तो इसका मान क्या आएगा, पॉजिटिव ही ना आएगा, क्योंकि टाइम तो कभी निगेटिव होता नहीं है, टाइम तो बढ़ता जाता है। तो इस तरह से भी ये जो एक्सीलरेशन होगा हर स्थिति में ये t1 पॉइंट पर, ये आपका t1 पॉइंट है, पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब चलिए T2, तो ये T2 टाइम पे हम लोग को जानना है कि ये T2 टाइम पे क्या होगा। तो T2 टाइम पे जो एक्स एक्सिस के साथ हम स्लोप देख रहे हैं वो स्लोप क्या देख रहे हैं, जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये एक्स एक्सिस के साथ इसका स्लोप क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो ये जो हम लोगों ने निकाला, ये निकाला एट, पहला वाला निकाला तो एट T1 पर निकाला, ये एट T1 पर निकाला। अब T बराबर T2 पर निकाल रहे हैं। तो चलिए इसको यहाँ लिख दे रहे हैं। जब T बराबर T2 पर लिखेंगे तो ये स्लोप हुआ T2 पर, ये पॉइंट हुआ, ये स्लोप हुआ। तो यहाँ पर जब देखेंगे ऊपर लिख दे रहे हैं कि एट पॉइंट T2। ठीक है। तो स्लोप के लिए dx बाई dt करेंगे, यही क्या हो जाएगा, v के बराबर हो जाएगा, ये जीरो है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि tan जीरो बराबर जीरो, थीटा बराबर जीरो है। यहाँ पे क्या है, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो जब ये वेलोसिटी जीरो है तो हम सीधे लिख सकते हैं कि एक्सीलरेशन भी जीरो है? तो इस स्थिति में ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगा और एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब एक तीसरा केस है कि एट पॉइंट T3, तो T3 को मिलाएंगे तो ऐसे बनेगा, T3 के सामने ले जाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ मान लीजिए कि जो स्लोप का एक्स एक्सिस के साथ निर्धारण करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है। तो जब इसको देखना है तो थोड़ा सा जगह की कमी है, तो देखिए एट पॉइंट T1 वाला ये हुआ, एट पॉइंट T2 वाला ये हुआ। ठीक है। अब थोड़ा मिटा देते हैं, एट पॉइंट T3 वाला हम चर्चा करेंगे कि एट पॉइंट T3 पे इसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन किस तरह का होगा। तो एट पॉइंट T3, तो T3 पे बताए कि स्लोप एक्स एक्सिस के साथ कुछ ऐसा बन रहा है। तो अगर इसको बनाए एक्स एक्सिस के साथ तो कुछ ऐसा स्लोप बनेगा। ये सीधी सी बात है कि ये जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है,
ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा है ना एक्स एक्सिस के साथ। मतलब कि अगर इसको थीटा मानते हैं तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ लिख सकता हूँ कि 90 डिग्री छोटा है, स्मॉलर देन थीटा, और थीटा छोटा है 180 डिग्री से, क्योंकि ये 180 डिग्री से कम है और 90 डिग्री से बड़ा है। तो ये स्लोप है। तो जब इस स्लोप का निर्धारण करेंगे तो मान लीजिए कि पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। और ये थीटा का मान क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। तो इस स्थिति में tan थीटा क्या आएगा, इस स्थिति में tan थीटा निगेटिव आएगा। कैसे आएगा निगेटिव, ए एस टी सी, ठीक है। तो देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात है ना। ये मान लीजिए कि इसको हम बनाए ऐसे, ऐसे बनाए, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें tan पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आता है तो tan वाला क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो निगेटिव आ गया। यानी कि यही जो है वो क्या है, एम है, या कह सकते हैं कि यही जो है भी है, ठीक है, यही भी है। तो यहाँ पे जो हमें मिला वो क्या मिला, भी निगेटिव मिल गया, मतलब वेलोसिटी निगेटिव है। अब रही बात एक्सीलरेशन की, तो यहाँ से आने के बाद इसका देख रहे हैं कि जो ढाल है, ग्रेडियंट है, वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी है वो घटती जा रही है। तो घटती जा रही है मतलब वेलोसिटी क्या है, डिक्रीजिंग है। तो जब वेलोसिटी डिक्रीजिंग है तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, रिटार्डेशन की बात आएगी। तो इस पर क्या लिखेंगे, एट पॉइंट T3 पर सीधे लिख देंगे कि भी वी एक्स जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, और ए एक्स भी होगा वो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 जो हुआ वो समाप्त हुआ। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए इसको मिटा देता हूं और 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपका, वो आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्लेयर हिट्स ए बेसबॉल at some angle, the ball goes high up in space
The player runs and catches the ball before it hits the ground. Which of the two, the player or the ball, has greater displacement? मतलब कि मान लीजिए कि कोई यहाँ प्लेयर है, अगर ये बॉल को, बेसबॉल है, ठीक है, तो इसको हिट करता है, तो ये यहाँ आते 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 यहाँ आता है, और यहाँ से एक प्लेयर चलता है और इसको क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, कैच कर लेता है ग्राउंड पे हिट करने से पहले। तो वो आपको बॉल के डिस्प्लेसमेंट और ये प्लेयर के डिस्प्लेसमेंट में कौन बड़ा है या क्या है ये बताना है। तो सीधी सी बात है कि मान लीजिए कि जब बॉल यहाँ से चला और बॉल यहाँ आ गया, तो बॉल का आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये हुआ, और जो प्लेयर चला उसका भी डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये हुआ। इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट है बॉल के लिए, और प्लेयर के लिए भी इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इक्वल हो गया, क्योंकि जितने समय में बॉल यहाँ से यहाँ आया उतने समय में प्लेयर यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, अब रही बात कि मान लीजिए कि इसको, अगर ये थीटा एंगल से जा रहा है और इसकी वेलोसिटी मान लीजिए कुछ है, यू है, तो ये एक्स एक्सिस है तो ये यू कॉस थीटा हो गया, और वाई एक्सिस के लॉन्ग इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा हो, यू साइन थीटा हो जाएगा। तो प्लेयर का जो भी वेलोसिटी होगा वो भी क्या होना चाहिए, यू कॉस थीटा ही होना चाहिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग, क्योंकि एक्स एक्सिस वाला क्या करता है, इसे हॉरिजॉन्टल मोशन देता है, और ये वाई एक्सिस वाला इसे ऊपर ले जाता है। तो इतनी स्पीड दोनों की होनी चाहिए, तो दोनों की स्पीड है, तभी जो है वो प्लेयर इस बॉल को कैच कर पाएगा। जहाँ तक डिस्प्लेसमेंट की बात है तो इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, तो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट दोनों का बराबर है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा, बड़ा छोटा नहीं होगा। तो यहाँ लिख देना होगा इक्वल इन डिस्प्लेसमेंट, सीधी सी बात। अब जब क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोगों ने देख लिया, अब क्वेश्चन नंबर 13 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इसको समझ लेते हैं। The increasing in the speed of a car is proportional to the additional petrol put into the engine. Is it possible to accelerate a car without putting more petrol, less petrol into the engine? इसके कहने का मतलब है कि क्या, मतलब कोई कार है, ठीक है, the increase in the speed of a car is proportional to the additional petrol put into the engine. It is possible to accelerate a car without putting more petrol or less petrol into the engine. मान लीजिए कि कोई कार है या गाड़ी है या बस है, तो उसके इंजन में बिना पेट्रोल के क्या उसे एक्सीलरेट कर सकते हैं? तो उसके लिए हमको सर्कुलर पाथ की जरूरत होगी। यस, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यस। मान लीजिए कि यहाँ कोई कार है,
तो इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। लेकिन ये जो इसकी वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन बराबर चेंज होती रहेगी। अगर यहाँ आ जाएगा तो इस तरह का डायरेक्शन हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो इस तरह का डायरेक्शन हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज होता रहे तो डायरेक्शन चेंज होने के कारण क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा, जिसको हम लोग सेंट्रीप्यूटल एक्सीलरेशन कहते हैं। तो ये तो एक्सीलरेट होता रहेगा, ठीक है, जो आपका क्या होगा, mv² / r के बराबर होगा, ठीक है। और स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी लेकिन एक्सीलरेट होता रहेगा। तो इस तरह से कोई भी गाड़ी है, इंजन है, तो मान लीजिए कि बिना उसमें एक्स्ट्रा पेट्रोल खर्च किए या लेस पेट्रोल खर्च, मतलब कम पेट्रोल लगा के हम लोग बिना इसके एक्सीलरेट करते रहेंगे, ये अपने एक्सीलरेट होती रहेगी, इसलिए कि वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है और स्पीड कांस्टेंट है। अब उसके लिए जो पाथ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में ऐसा होता है। तो जब सर्कुलर मोशन पर विचार करेंगे तो इसे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे क्या होता है। देखिए, सेंट्रीप्यूटल फोर्स जो होता है वो क्या होता है? F बराबर mv² / r। तो इसके लिए यह है कि जब भी वेलोसिटी चेंज होगा सर्कुलर पाथ पे जाएगी तो एक्सीलरेट होती रहेगी। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर विचार करते हैं कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, ए मैन रनिंग ऑन द रोड कीप्स हिज अम्ब्रेला tilted but a man standing on the street keeps his umbrella vertical to protect himself from rain, but both of them keep their umbrella vertical to avoid the vertical sun rays. Explain। इसके कहने का मतलब है कि ये आपका अम्ब्रेला हो गया, छाता हो गया। अगर कोई व्यक्ति यहाँ है, अम्ब्रेला पकड़ा है और वर्षा की बूंदें हो रही हैं, और व्यक्ति रेस्ट में है, खड़ा है, तो वो अम्ब्रेला को सीधे रखेगा वर्टिकली, ठीक है। लेकिन अगर यहीं ये व्यक्ति चलना स्टार्ट कर दे, ठीक है, मान लीजिए ये अम्ब्रेला है, ये चलना स्टार्ट कर दे, ये चलना स्टार्ट कर दे, इस तरह से ये चलना जब स्टार्ट कर दे, ठीक है, तो ये अम्ब्रेला को अब वर्टिकली नहीं
वर्टिकली नहीं रखेगा, थोड़ा सा क्या कर देगा, झुका देगा। इसको अम्ब्रेला को थोड़ा सा झुकाना पड़ेगा। उसको टिल्टेड करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे कारण ये है कि मान लीजिए कि रेन की कुछ वेलोसिटी रही होगी, वर्टिकल भी रेन गिर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी रही होगी वी आर, ठीक है। अब आदमी रेस्ट में है तो उसके लिए तो भी जीरो है, लेकिन ज्यों ही ये आदमी चलना स्टार्ट किया तो वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया। और जो रेन है, वेलोसिटी ऑफ रेन, तो ये मान लीजिए कि आपका वेलोसिटी ऑफ क्या हो गया, थोड़ा सा फ्रेश बना देता हूँ, ये आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन आपका ये हो गया, ये आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। अब पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ, आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी की बात है, ठीक है। जब आदमी चलेगा तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी और रेन की भी वेलोसिटी है, जिसके कारण अगर ये आदमी अपनी छाता को टिल्ट नहीं करेगा तो वर्षा की बूंदों से भीग जाएगा। जैसे ये वी आर एम है तो वी आर एम को क्या लिखते हैं, वी आर माइनस वी एम, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ रेन जो है आपका क्या है, ये है, ये आपका वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया, जो कि आप ये देख रहे हैं, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ मैन ये क्या है, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो ये आपका इधर जो है वो प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन है, और जब इसका माइनस करेंगे तो हम इसको कैसे लगाएंगे, ऐसे लगा देंगे। ये आपका बता रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस, ये माइनस बता रहा है। अब इनका जो रिजल्टेंट की बात करते हैं तो रिजल्टेंट ये होगा, उसी को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, जो कि ये आप देख रहे हैं, यही है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। इसलिए अब वर्षा की बूंदें जो हैं वो तिरछी आती दिखाई देंगी किसी एंगल पर, इसीलिए अम्ब्रेला को जो है वो टिल्ट करना पड़ता है। कारण ये है कि वेलोसिटी ऑफ रेन और वेलोसिटी ऑफ मैन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, माइनर अंतर होता है। लेकिन वहीं अगर सनलाइट की बात करें तो अगर धूप हो तो आदमी ऐसे सीधे छाता को करके ही चलता है, छाता ऐसे टिल्ट नहीं करता है, फिर भी उसे धूप नहीं लगती है। ऐसा क्यों? तो उसके लिए कारण यही है कि मान लीजिए कि ये आपका अम्ब्रेला हो गया और ये आपका कोई आदमी हो गया, अम्ब्रेला को ऐसे सीधे पकड़ा है, सनलाइट इधर से आ रही है, मतलब वी एस का जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी ऑफ सन या वेलोसिटी ऑफ लाइट जो भी कह ले, वो ऊपर है, ठीक है। अब आदमी जो चल रहा है, आदमी जो चल रहा है वो वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है।
ये आदमी छाता पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सन विथ रेस्पेक्ट टू मैन का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सन विथ रेस्पेक्ट टू मैन का भी डायरेक्शन यही हो जाएगा। ऐसा क्यों? तो इसके लिए कारण ये है कि मान लीजिए कि वी एस एम लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ सन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, तो क्या लिखेंगे, वी एस माइनस वी एम, लिख दिया। अब वेलोसिटी ऑफ सन यानी लाइट का जो होता है वो लाइट जो होता है, लाइट, उसकी स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये बहुत बड़ी स्पीड हो गई। और आदमी कितना ही चलेगा, तो मान लीजिए कि वो चलेगा तो खूब चलेगा तो 10 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा नहीं चल सकता है। 1 सेकंड में 10 मीटर, वो भी बहुत हो गया। तो जब इसमें हम काउंट करेंगे, बी एस के जगह देंगे 3 × 10⁻⁸ तो ये लगभग 3 × 10⁸ के ही बराबर आएगा, क्योंकि इसको नेगलेक्ट माना जाएगा। तो यहाँ पे ये देखा गया कि सनलाइट का जो वेलोसिटी है वो मैन के वेलोसिटी से बहुत 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 अधिक है। इसलिए यहाँ पर जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी वाला फार्मूला नहीं लगता है। और जो छाता ऐसे है, जो आदमी सीधे करके चलता है, वो उसको तिरछे की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सन और वेलोसिटी ऑफ सन विथ रेस्पेक्ट टू मैन दोनों का डायरेक्शन एक ही हो जाता है। ये स्पीड जो है सनलाइट का बहुत बहुत अधिक होता है ये मैन से, इसलिए ऐसा। इसलिए इस केस में हम क्या करते हैं, छाता को टिल्ट नहीं करते हैं और हमें सनलाइट से छाता बचाता है। लेकिन अगर वहीं वर्षा की बूंद पड़ रही हो, वर्टिकली भी पड़ रही हो, और अगर हम चलना शुरू करें तो हमें छाता को टिल्ट करना पड़ता है। जितना ही तेजी से चलेंगे उतना ही छाता को आगे की ओर झुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि इस बात को आप लोग समझ गए होंगे।